आप सभी देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम पीएम से कहिए अपने मन की बात और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम का बस एक ही उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं को और जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार जनता की आवाज़ सुनकर उनकी परेशानियों का समाधान निकाल सके। हर हफ्ते हम अलग अलग शहरों से जनता की आवाज़ सुनते हैं और उसी आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम की। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताकर नीतीश की नैया को पार लगा दिया है और इसी के साथ बिहार में एनडीए ने पूर्ण बहुमत भी साबित कर दिया है। ऐसे में बिहार वासियों की नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसे सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी, आइए जानते हैं जनता की राय। हम युवा का बस यही आशा है कि सबसे पहले रोजगार, जैसे अभी हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया है, इसके बाद हम लोग कई ऐसा फॉर्म फिलअप करते हैं इसका 2 से 3 साल बाद एग्ज़ाम का डेट आता है या डेट आता भी नहीं है या फिर बाद में एग्ज़ाम के कैंसिल, ये सब होना, इस पे सुधार हो। दूसरी बात कि हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उसकी बहाली हो, क्योंकि सारे शिक्षक पता चलता है कि ऑफिस के काम में व्यस्त हैं या फिर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत कई राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है और इसी के साथ योगी सरकार भी अपने वादों को लेकर और जनता की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को दीपावली से पहले रोशनी का गिफ्ट दिया है। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली की दरें ना बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। तो इसी के चलते यूपी की जनता इस फैसले से कितना खुश है, आइए जानते हैं। नहीं बढ़ाएंगे ये तो नामुमकिन है कि नहीं बढ़ाएंगे, वो तो हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं। कम कर दें तो अच्छी बात है भाई, छोटे बड़े हर आदमी का जो है फ़ायदा इसमें होगा। तो दीपावली का तोहफा तो अगर देना है तो कम ही कर दें, उसको बढ़ाए ना, यही है। अब लेकिन अब देखिए क्या करते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि जो है वो कम करेंगे, बढ़ाएंगे ही, कम तो नहीं करेंगे। तोहफा पर सब कहना तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये बढ़ा के करेंगे क्या? ऐसे सबसे भारत में सबसे महंगी बिजली तो उत्तर प्रदेश में ही है और प्राइवेटेशन की तरफ पूरा ढकेले दे रहे हैं। 7.5-8 रुपये यूनिट हो रही, पूरे भारत में उठा के देख लिए, क्या नहीं यहाँ सस्ता है? महंगा क्या नहीं बचा है ये बताइए। यही जब इनकी सरकार नहीं थी तो झोला और डंडा हो, चूल्हा हो, क्या बोलते गैस सिलेंडर लेके रोडों पे आ जा रहे थे। आज आलू टमाटर का रेट देख लिए क्या भाव चल रहा है। तो सब सिर्फ जातिवाद के आधार पे काट खेल खेल के चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। जब ये आने वाले टाइम में हमारे आपके जैसे जो बच्चे होंगे रोड भी मांगेंगे कटोरा लेके। तो ठीक है, ये तोहफा अगर ऐसा कहा सरकार ने तो ठीक ही कहा है। दर बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? कम ही रखें, उचित ही रखें, वो ज़्यादा सही है मेरी समझ। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है उनका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। और इससे जो भी बीच का तबका है, जो गरीब तबका है, उसमें ये खुशी होगी, खुशी की लहर भी होनी चाहिए कि इतना अच्छा तोहफा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ेंगे, मगर ये देखे हम लोग की खुशी और बढ़ा दी है। दिवाली का त्यौहार और अच्छा हो जाएगा मेरा। तो ये अच्छा ही है, जनता के हित की बात है कि अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो बेहतर है और उसकी और व्यवस्था ठीक की जाए। जहाँ जिस जिले में बत्ती नहीं ठीक से पहुँच रही वहाँ पहुँचे, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में। मेरा तो ये मानना है कि जो बिजली की दरें हैं पहले से ही काफ़ी बढ़ी हुई हैं और अगर वो नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये तो एक चुनाव का, आने वाले चुनाव का एजेंडा हो सकता है जीतने के लिए। फ़िलहाल अन्य प्रदेशों को देखा जाए तो यहाँ यूपी में काफ़ी बड़ी हुई मात्रा में बिजली की दरें वसूली की जाती हैं। इसको हम कम होना चाहिए प्रायः, मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ। अगर उनको जनता की सही रूप से सहानुभूति चाहिए तो बिजली की दरें काफ़ी कम करनी चाहिए, आधी रेट पे करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा बेहद जहरीली हो चुकी थी, जिसके चलते पटाखों पर भी पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन वहीं हमने ये भी देखा कि पाबंदी की वजह से प्रदूषण में कोई खास राहत दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में दिल्ली वासी इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर कितने परेशान हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, पूरी दिल्ली
हो सकता है टीबी की पेशेंट हो जाए या दमा की पेशेंट हो जाए। इसके लिए किसानों को दोषी ठहराना ये गुनाह है। सरकार अपने कुकर्मों को छुपा रही है। दरअसल क्या है कि जो गाड़ी है, घोड़ा है, धूल है, धक्कड़ है, इसके वजह से जितने प्रदूषण है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हमारी भी 55-56 साल उम्र हो गई, आज से पुआली या कौड़ा वगैरह ये नहीं जल रहा, सदियों से जल रहा, लेकिन पेड़ पौधे हैं नहीं। आप दिल्ली को ले लीजिए, लोटियां जो छोड़ दीजिए, बाकी एरिया में चले जाइए, पत्थर का शहर हो गया है। भाई साहब, स्थिति बहुत भयावह है, इसकी कल्पना मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो यहाँ के लोग टीबी के पेशेंट हो जाएंगे या दमा के पेशेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रदूषण रहा। भाई स्वच्छ हवा तो चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन लोग साइकिल से यात्रा करें, अभी प्रदूषण नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरह जो ये प्रदूषण है, आँखों में जलन जो होती है, मगर जिस तरह जो राजनीति पार्टी है वो कहती है कि जो किसान है वो पराली जलाते हैं, उससे ये प्रदूषण होता है। मेरा कहना है कि जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें वाहनों की, उन पे कंट्रोल कहीं नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आम जनता को दुख होता है, दिक्कत होती है, बीमारियां फैलती है, प्रदूषण से बीमार होते हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि सरकारों को पैसा मिल रहा। सरकार कहती है जितने वाहन निकालने निकालो, बेचो, अगर जनता मर रही तो मरने दो, उन्हें अपने बैंक बैलेंस से मतलब है और कुछ नहीं है। इस तरह दिल्ली सरकार कह रही कि हम कोई पटाखे नहीं जलाने देंगे, ऊपर से चालान की बात कर रही, मगर जो ये राजनीति के चक्कर में आम जनता इसमें पिसते जाए। सर परेशानी तो है, आंखें भी जलती हैं, खांसी भी होती है। जैसे हम मोटरसाइकिल सफ़र करते हैं तो आंखों में एकदम बहुत ज़्यादा डस्ट सा लगता है, आंखों के अंदर धूल सी आती है, धुआं सा आता है जिससे जलती हैं आंखें बंद करना पड़ता है, बार बार उसको आंखों को साफ़ करना पड़ता है। पोल्यूशन तो है, पोल्यूशन बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैं भाई साहब की बात भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जो गाड़ियां हैं, जितने वाहन हैं, लेकिन वाहन की भी बात मैं करूं तो कई वाहन सीएनजी में आ रहे हैं अब, और कई वाहन अब बैटरी पे चलेंगे, ऐसी योजना सरकार। लेकिन मुझे समझ नहीं आता दिल्ली सरकार के आने से दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन कैसे बढ़ गया, ये मेरी समझ से बाहर। सेहत के लिए हानिकारक है या हार्मफुल है या पोल्यूशन फैलाते हैं, तो शराब के ऊपर भी तो लिखा है कि शराब हानिकारक है, तो सरकार उसको बैन क्यों नहीं करती? सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट के धुएं पे भी लिखा था पैकेट पे कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है, तो उसको बैन क्यों नहीं करती? उसको क्यों बेचती है? जब दिल्ली में डीजल बसें चलती थी तो भी पॉल्यूशन बढ़ा था, उस टाइम शीला जी ने सीएनजी बसेस लाई थी। जब अभी पॉल्यूशन बढ़ा है तो अरविंद केजरीवाल सरकार कभी कह देती है पराली जलाने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कभी ये ऑड इवन का एक फार्मूला लेके आती है। हर साल का ये प्रोपेगेंडा हो गया है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल सरकार जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात कही थी, क्या इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ गई? क्या यमुना का पानी आपके घर पर पूरा साफ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरह से जो कहते हैं कि कार्य जो करना है उसको नहीं करके विज्ञापन वाली जो सरकार हो गई है। सर्दियाँ आई, पॉल्यूशन सर्दियों में क्या होता है कि आंखों तक आना चालू हो जाए, गर्मियों में पॉल्यूशन ऐसा होता नहीं कि कम हो जाता है, वो हवा में उड़ के हवा में चला जाता है। देखिए सरकार का सीधा से इलेक्ट्रिक बसें अपनी सिटी में दौड़ाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ध्यान दे और जो सही कदम है उसको उठाएं। अभी ये कोरोना लेकर जो मास्क लेके आया, ये मास्क पहनने के बाद सांस प्रश्वास लेने में तो बहुत ही दिक्कत होती है। और ये केजरीवाल सरकार जैसे पटाखा के ऊपर बैन लगाया, लेकिन जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को पत्ती को साफ सुथरा रखने का उपाय रखते तो प्रदूषण इसमें भी कुछ कम हो सकते थे। लेकिन ये पेड़ पौधा को ना पानी का इस्तेमाल करते हैं, ना पेड़ पौधा का पत्ता को साफ रखने का कोई उपाय है। ये पेड़ पौधा को बचाना चाहिए। पेड़ पौधा को पत्ती को पानी से धो देने से कुछ प्रदूषण इससे कम हो सकते थे। देखिए केजरीवाल सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तब भी हम फेस्टिवल मनाएंगे, तब भी हम उस फेस्टिवल का आनंद लेंगे। सांस लेने प्रदूषण की वजह से जो है सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सर चक्कर कर रहे हैं, बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इस वायु की वजह से। और सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसका पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक को है। और पब्लिक के सेफ्टी के लिए अगर कोई कदम उठा रहा है कोई भी गवर्नमेंट, तो हमें उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। प्रदूषण से सामान्य जीवन काफ़ी मुश्किल हो ही गया है। न तो सांस अच्छी आती है, न स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
तो ये कहने की बात नहीं है। और सारे आंकड़े जो हैं वो भी AQI कितना ज़्यादा खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। तो ये लोगों के भविष्य के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। खास करके सरकार का खुद का आचरण ही अगर प्रदूषण फैलाने वाला हो तो जनता को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? पहले सरकार खुद सुधरे तभी तो जनता कुछ करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ करना है उसे ज़मीन पर लाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाएं और खुद कुछ करके दिखाएं। अगर खुद कुछ नहीं करेंगे तो जनता को प्रेरणा नहीं मिलती है। तो अपने जीवन में पहले प्रदूषण को मुक्ति लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी गाड़ियों का कम उपयोग कर रहे हैं, वो किस तरह से उनके मंत्रीगण जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर कर। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जीवित रखने के लिए अब पाकिस्तान ने नार्को टेररिज्म का जाल बिछा दिया है। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन करते हुए ये कहा है कि युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई भी विकल्प बचा नहीं है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता इस पर क्या राय रखती है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, हमको बिल्कुल ये बात आपकी सही लग रही है। पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने में या उनको आतंकवाद की तरफ ढकेलने में। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को कोई ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे युवाएं यहाँ वहाँ भटकने की बजाय अपनी ज़िंदगी सुधारें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और अब देश का नाम ऊंचा करें। ये सिर्फ उनकी एक सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युवा आजकल बहुत व्यस्त है अपने अपने ज़िंदगी बनाने में, अपनी पढ़ाई लिखाई करने में, देश की तरक्की करने में, तो उनके पास और बहुत काम है। वो महबूबा मुफ्ती की इस स्टेटमेंट को पूरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान को ये देख लेना चाहिए कि उनके मंसूबे जो हैं वो हिंदुस्तान में कारगर नहीं होंगे, क्योंकि अगर बात करें नशों की, अब जम्मू कश्मीर का युवक जो है वो समझदार हो रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को खोखला करना चाह रहा है, मगर इस तरह के मंसूबे उनके कामयाब नहीं होंगे। महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है ये सिरे से मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि अगर कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या जम्मू में नहीं है? अगर मिलिटेंसी कश्मीर में हो रही है तो जम्मू में क्यों नहीं हो रही है? जम्मू इसकी एक एग्जांपल है कि युवक जो हैं वो अपने कामकाज में व्यस्त है। कहीं ना कहीं उनको बरखलाने की महबूबा मुफ्ती की जो कोशिश है वो जम्मू में तो कारगर साबित नहीं होगी। युवाएं समझ चुके हैं जो इनकी पॉलिसी है, जो इनके एजेंडे है, जो ये गुपकार को लेके यहाँ आए हैं, इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। बिहार में लोगों ने दे दिया है, बहुमत से बीजेपी को जिता के लोगों ने दर्शा दिया है कि आने वाली सरकार भी बीजेपी की ही है। ये सबसे बड़ी गलत साजिश है, गलत साजिश रचाई हुई है, इंसानियत के आधार पे दबा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अच्छा होना चाहिए और इंसान के आधार पर चलना चाहिए। जो पाकिस्तानी जो यहाँ बकाराना पॉलिसी चलाई है जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ को हम खंडन करते हैं और मजम्मत करते हैं। मैंने बार बार आपके माध्यम से बोला कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये एक ही वाद है, चाहे अलगावाद या उग्रवाद। PDP इस वाद का एक हिस्सा है। महबूब जी ने आज से पहले 20 साल 25 साल यही परंपरा चलाई कि कब कश्मीरी यूथ ख़राब हो जाए और कब कश्मीरी यूथ के साथ हम खिलवाड़ करें। वो खिलवाड़ करती आई है, इसके लिए उसको मैं मजम्मत करता हूँ, उसके उस स्टेटमेंट को मजम्मत करता हूँ और कंडम करता हूँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए एक ऐसी लीडर जिसने कल तक 12 माता की जय की, जिसने कल तक तिरंगे के नीचे हलफ उठाया, फिर आज वो बोलेगी यहाँ का यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ये इसका निकम्मानापन है और उसकी गलतफहमी है। देखिए, पाकिस्तान जो है ये हमेशा से यही काम करते आए हैं। हमेशा से ही इनका यही मंसूबा रहा है कि जो कश्मीर के जो युवा हैं जो हैं उनको कहीं ना कहीं जो है नशे की तरफ ले जाके इनको मिलिटेंसी की तरफ जो धकेलना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ है, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही चाहा है कि जो युवा हैं वो मेन उनको जो है रोज़गार मिले, पूरी कोशिश की है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से जो महबूबा मुफ्ती जो है अभी अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये खुद सत्ता में होती हैं तब ये बात करती हैं कि जो युवा हैं वो वहाँ पे क्या लेने गए थे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ क्या वो टॉफ़ी लेने गए थे वहाँ पे। लेकिन जब आज वो सत्ता में नहीं है तो आज वो युवाओं को कहीं ना कहीं मुझे लगता है उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहित करिए कि आओ, आप आओ, आगे आओ और कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में पार्टिसिपेट करो। जैसे वो कहती है कि अगर युवा हैं जो गोली लेंगे, वो कहीं ना कहीं उनका ये दायित्व बनता है कि आज जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है इस समय जो है युवाओं को उनको मिलिटेंसी की तरफ ना धकेलते हुए हमें उनको समझाना चाहिए। वो जैसे कि हम जानते हैं कि जो कश्मीर है वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, इनका ही दायित्व बनता है हमेशा से ही। चलिए बात अब पंजाब की करते हैं, जहां पर 9वीं से 12वीं के
स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी, जिसे देखते हुए मजबूरन सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इसी पर पंजाब की जनता क्या राय रखती है, क्या सोचती है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सरकार से और स्कूल वालों से ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास का ड्रामा बंद किया जाए। ना तो ये ऑनलाइन पेपर माने जा रहे हैं और वो टेस्ट भी ली जा रहे हैं, पढ़ाई भी कराई जा रहे हैं, बच्चों पे बोझ बढ़ रहा है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे उनका क्या? कल को आप उन बच्चों को तो प्रमोट कर दोगे जिन्होंने ऑनलाइन पेपर दिए हैं या टेस्ट दिए हैं। जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई तो उनका क्या बनेगा? मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे 10th और +2 के बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल को भी 0 ईयर घोषित करके हमारे बच्चों को भी बिना पेपर दिए, बिना ऑनलाइन क्लासेस लगाए भी प्रमोट कर दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता ऑनलाइन क्लास क्या होती है? ना तो इनको पेपरों की समझ है, ना कोई टेस्ट की और ना पढ़ाई की। तो वो ड्रामा बंद करके हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए। और जैसे कोविड-19 के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हो, महाराज जी भी कह रहे हैं अभी दिसंबर में पीक पे जाएगा, तो स्कूल खोलने के बारे में भी मत सोचो। मेरी पंजाब सरकार से एक विनती है कि जैसे कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भेजा है कि जो स्कूल खुलेंगे उसमें अभिभावकों को परमिशन देनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे अपनी खुद की मर्ज़ी से भेज रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। और पंजाब सरकार को भी ये चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और स्कूलों का आप ही खुद ही निरीक्षण करना चाहिए, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, चाहे वो कोविड की टेस्टिंग है, चाहे उनके अध्यापक हैं, चाहे उनके प्रिंसिपल हैं, चाहे बच्चे हैं। तो पंजाब सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और उनको खुद अपने हाथ में ये फैसला देख के, क्योंकि जैसे आपने देखा हो कि अभी हरियाणा में भी अभी कल परसों जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं, तो मेरी पंजाब सरकार से एक बार फिर विनती है कि वो स्कूलों को सैनिटाइजेशन और जो वहाँ के स्टाफ है उनकी टेस्टिंग करें, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की परमिशन है। क्योंकि कोविड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जब तक कोविड ख़त्म नहीं होगा हम अपने बच्चे स्कूल में नहीं भेजेंगे। सर, स्कूल बंद होने का बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे का जो तकरीबन जो मन है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, बच्चे शैतान हो रहे हैं घर पर रहकर। ये तो सरकार को चाहिए था कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें बच्चों को स्कूल जाने में थोड़ा सा सिस्टम बने, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है शायद मेरे को समझ में नहीं आया, पंजाब सरकार की होगी या इसके बाद सेंटर सरकार की होगी। मन की बात करते हैं मोदी जी की, मोदी जी मन की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की मन की बात सुन ली उन्होंने, लेकिन पेरेंट्स के मन की बात नहीं सुनी। बच्चे कब तक घर रहेंगे? कुछ बच्चों के लिए सोचना चाहिए मोदी जी को। देखिए सर, ऐसा है पंजाब में कि क्या भारत में ही इस समय कोरोना लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं। पीछे जो सरकार ने ये फैसला लिया था कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन पंजाब में तो ऐसा चल रहा है अभी 9th 10th और 11th 12th क्लासेस खोली हैं, कॉलेजेस अभी इतने शुरू नहीं हुए। जहाँ तक कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद करना, वैसे कोरोना का अभी भी साया हमारे ऊपर है, लेकिन मेरे अपने निजी विचार हैं, पर्सनल विचार हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन को ऐसे सस्ते में नहीं लेना चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप सोचें भी वो ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे तो ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो पंजाब के स्कूल हैं वो पिछले 6 या 7 महीने से बंद पड़े हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे जो घर पे हैं वो टोटली अनडिसिप्लिन हो गए हैं और बच्चे ना तो टाइम पे उठते हैं और ना ही टाइम पे कोई काम करते हैं। इसका सीधा और जो फ़र्क पड़ रहा है वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है अब, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी पड़ रही हैं, उनको मोबाइल भी लेके देने पड़ रहे हैं, उनको वाईफाई कनेक्शन भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बच्चे को। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल जो नहीं खुले उसमें सरकार की लापरवाही भी है, क्योंकि अगर स्कूल समय से खुल जाते या स्कूल कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता कि थोड़े थोड़े बच्चों की क्लासेस लगती, जैसे 15 बच्चे एक दिन चले जाते, उसके बाद 10 बच्चे चले जाते, तो ऐसा करने से हमारे बच्चों में जो पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो सकता था।
जहां एक तरफ पंजाब सरकार ने स्कूल खोले जाने का अपना फैसला वापस ले लिया, वहीं गुजरात में 28 नवंबर से सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला किया है। कोरोना काल में नियमों का पालन करवाना ही सरकार और स्कूल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में गुजरात की जनता इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। 23 नवंबर को राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है उसके लिए राज्य सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है और ये छोटे बालक है और शिक्षक है, अभी एक को भी लगेगा तो पूरी स्कूल को इसकी इफेक्ट होगी और ये पूरे गांव में फैलेगा। तो जब तक कोरोना की रसी या कोई प्रॉपर सॉल्यूशन बाहर नहीं आए तब तक मेरी भी राज्य सरकार से विनती है इसमें थोड़ा सोचे और सोच विचार के पूरा डिसीजन ले, क्योंकि ये छोटे बच्चों का सवाल है, हर घर का सवाल है और उसकी इफेक्ट पूरे समाज में पड़ेगी। तो कोई अच्छा सॉल्यूशन आने के बाद पूरी स्कूल खुले तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। 23 नवंबर को सरकार ने जो स्कूल खुलने का जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल गलत है। उससे कोरोना ज़्यादा फैलने की भीति है, बच्चे ज़्यादातर केयरलेस होते हैं, तो उसी वजह से स्प्रेड भी ज़्यादा होगा। स्कूल में भी काफ़ी संख्या में बच्चे जाने की वजह से या स्कूल की टीचरों की वजह से कोरोना की जो है संक्रमण वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो फिर कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 23 नवंबर से सरकार ने जो स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है तो वैसे तो गलत है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और अभी ठंड में कोरोना बढ़ेगा। इसलिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय पर उसको चलना चाहिए और स्कूल में बच्चे आएंगे, 50 से ज़्यादा टीचर्स भी होंगे और वो संक्रमित ज़्यादा होंगे। इसलिए सरकार ने विचार विमर्श करके ये निर्णय को थोड़ा समझना चाहिए। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे आपके सामने हाजिर जनता के कुछ नए मुद्दों के साथ। अगर आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर स्क्रीन पर नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल करें और वो सरकार तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।